इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रोमोसोम। क्रोमो मीन्स कलर एंड सोमा मीन्स बॉडी। Carrier of heredity, chemically they are made up of DNA, histone protein and non-histone protein। अब हमें पता है क्रोमोसोम जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल है। हेरिडिटरी मटेरियल पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग की तरह कैरी करने का ये उसका मेजर काम है। इसके अलावा केमिकल स्ट्रक्चर जो है उसका वो डीएनए से बना हुआ है। हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन डीएनए बनाने के लिए काम करते हैं और उससे जो है ये कंपोनेंट है जिससे क्रोमोसोम बना हुआ है। The term chromosome was coined by W. Wallyer 1888। इन्होंने ये प्रॉपर टर्म दी कि ये क्रोमोसोम का पर्टिकुलर ऐसा शेप होता है, इसका ऐसा स्ट्रक्चर है और केमिकल जो है उसके डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगा। ऐसी प्रॉपर एक टर्म बनाई उन्होंने और नाम दे दिया उसको क्रोमोसोम। और ये जो उन्होंने नाम दिया 1888 में इनकी पूरी कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गई थी। क्रोमोसोम नंबर इज स्पेसिफिक फॉर एवरी स्पीसीज। अब यहाँ पर उन्होंने ऐसा क्यों बोला है कि क्रोमोसोम नंबर इज स्पेसिफिक फॉर एवरी स्पीसीज? स्पीसीज वेरी फ्रॉम द लोअर टू हायर एनिमल्स एंड इन प्लांट ऑल्सो। प्लांट में और एनिमल में स्पीसीज में बहुत ज्यादा वेरिएशन हमको देखने को मिलता है। इंसेक्ट से लेके बैक्टीरिया से लेके वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, प्लांट्स में भी बहुत सारे हैं। तो इस प्रकार से स्पीसीज जो है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो स्पीसीज पे डिपेंड करता है कि उसके बॉडी में क्रोमोसोम के नंबर्स कितने होंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे कि क्रोमोसोम के नंबर्स चेंज होंगे तो उनके नाम वगैरह कैसे होंगे, कौन से टाइप्स में वो आएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्लॉइडी से। द डिग्री ऑफ रिपीटिशन ऑफ द प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ द क्रोमोसोम दैट इज एक्स। एक्स हो सकता है, वाई भी हो सकता है। सिंपली एक्स पकड़ के चलते हैं तो प्राइमरी क्रोमोसोम जो है वो एक्स है, उसका कितनी बार रिपीटिशन हो रहा है, कितनी बार रिपीट होगा, उस पर डिपेंड करता है कि उसका टाइप्स क्या होगा इनमें से। अब इसमें हमारा फर्स्ट टाइप है यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी इज द कंडीशन इन विच द क्रोमोसोम नंबर इन अ सेल इज एग्जैक्ट मल्टीपल कॉपी ऑफ द प्राइमरी बेसिक नंबर। अब इसका मतलब क्या है वो आप ध्यान से सुनो। यहाँ पर ये प्लॉइडी, इसका एक टाइप है यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में इन्होंने बोला है कि जो भी हमारा नंबर है बेसिक क्रोमोसोम, सपोज एक्स है, एक्स सिंगल होने की वजह से एन नंबर में है, हैप्लॉइड इन नेचर। अगर सिंगल है, मोनोप्लॉइडी बोल सकते हैं उसको, हम हैप्लॉइड के लिए सिंगल एन लिखते हैं। बट डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड मतलब क्या? ये क्रोमोसोम दो बार प्रेजेंट होंगे, दैट इज डिप्लॉइड इन नेचर, 2n होंगे। तो ऐसे अगर क्रोमोसोम नंबर बढ़ते चले गए तो यहाँ पर क्या होगा? 3n, 4n, 5n एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट इज पॉलीप्लॉइडी। सिंपल सी चीज है, आपका क्रोमोसोम वही है एक्स क्रोमोसोम, उसके नंबर्स यहाँ पर क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। सिंगल था तो उसको हमने हैप्लॉइड बोला, मोनोप्लॉइडी भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली हम हैप्लॉइड टर्म यूज करते हैं। डिप्लॉइड मींस जो क्रोमोसोम है, जो बेसिक क्रोमोसोम है, जो एक्स लेके चल रहे हैं हम, यहाँ पर दो बार प्रेजेंट है। एक्स वाई भी हो सकता है तो हम उसको डिप्लॉइड बोलेंगे। अगर ऐसे क्रोमोसोम के नंबर्स बढ़ जाते हैं, 3 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, तो इनको हम डाल देंगे पॉलीप्लॉइड। तो यहाँ पर क्रोमोसोम वही है, सिर्फ उसके नंबर्स जो है यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो ये टाइप आ जाता है यूप्लॉइडी। अब आपको नेक्स्ट टाइप शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगी यहाँ पे क्या हो रहा है। हमारा बेसिक क्रोमोसोम जो है एक्स, जिसको सिंगल होने की वजह से हमने उसको हैप्लॉइड कंसीडर करके रखा है, स्मॉल n कंसीडर करके रखा है,
यहाँ पर 2 होने की वजह से उसको डिप्लॉइड बोला गया है। 3n होने की वजह से ट्रिप्लॉइड बोलेंगे, टेट्राप्लॉइड बोलेंगे, पेंटाप्लॉइड बोलेंगे। तो सबको हमने एक में डाल दिया पॉलीप्लॉइड। ठीक है, ये हो गया हमारा यूप्लॉइड। यूप्लॉइड आर फर्दर डिवाइडेड इनटू हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड एंड ट्राइप्लॉइड एक्सेट्रा। नेक्स्ट यूप्लॉइड, दिस इज मेन कंसेप्ट एंड दिस इज मेन टाइप which is totally different from the euploidy। यूप्लॉइडी से ये बहुत ज्यादा अलग है, इसलिए मैंने आपको यूप्लॉइडी थोड़ा सा ज्यादा समझाने की कोशिश की। यूप्लॉइडी is the condition in which the chromosome number show either addition or deletion by one or more। अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, जो आपके क्रोमोसोम नंबर है उसमें से एक आध क्रोमोसोम कम हो सकता है, या फिर 2 क्रोमोसोम कम हो सकते हैं, 3 कम हो सकते हैं, या फिर ऐड भी हो सकते हैं बाय एडिशन ऑफ 1 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, 3 क्रोमोसोम। अगर ऐसी प्रोसीजर यहाँ पे चल रही है तो हम उस प्रोसीजर को यहाँ पे अनयूप्लॉइडी बोलते हैं। अब इसके टाइप्स आ जाते हैं यहाँ पे, हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी। तो हाइपोप्लॉइडी में यहाँ पे मोनोसोमी आती है और नलीसोमी आती है। मोनोसोमी में हमारा जो डिप्लॉइड कंडीशन है, सिंपल हमारे बॉडी में जितने भी सेल सारे के सारे डिप्लॉइड ही हैं। तो डिप्लॉइड पेयर में से अगर एक क्रोमोसोम माइनस होता है, डिलीट होता है वहां से, तो हम उसको मोनोसोमी बोलते हैं। नलीसोमी मतलब दोनों के दोनों क्रोमोसोम यहाँ पे माइनस हो रहे, तो इसको नलीसोमी बोलेंगे। नेक्स्ट हाइपरप्लॉइडी में ट्राइसोमी। ट्राइसोमी मतलब डिप्लॉइड में एक क्रोमोसोम ऐड होगा, एडिशन ऑफ 2 क्रोमोसोम, तो वहाँ पे 3 बन जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में उसको ट्राइसोमी बोला जाता है। नेक्स्ट टेट्रासोमी। टेट्रासोमी में डिप्लॉइड जो क्रोमोसोम है जिसकी पेयर ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसमें 2 क्रोमोसोम का एडिशन हो रहा है, तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 हो गए। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर उस पर्टिकुलर कंडीशन को टेट्रासोमी बोला जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्लॉइडी में उसके टाइप्स क्या आते हैं, उनके सब टाइप्स क्या आते हैं, और किस प्रकार से अगर क्रोमोसोम के नंबर ऐड होते हैं या फिर डिलीट होते हैं तो हम उसको पर्टिकुलर नाम क्या देंगे, वो हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। आज हम इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे साइज ऑफ द क्रोमोसोम। साइज ऑफ क्रोमोसोम वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, मतलब वेरिएशन बहुत ज्यादा है एनिमल में और प्लांट में। तो छोटे से छोटे एनिमल से लेके हायर एनिमल तक, लोअर से लेके हायर एनिमल तक स्पीसीज जो है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रोमोसोम का भी साइज जो है वो अपना साइज कम ज्यादा वहां पर करेगा। इसका साइज क्या होगा? ईच मेटाफेज क्रोमोसोम। मेटाफेज का मतलब होता है कि सेल डिवीजन में एक 4 फेजेस होती है, जिसमें से एक फेज है मेटाफेज, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगी। ईच मेटाफेज क्रोमोसोम वेरीज फ्रॉम 0.1 to 33 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 0.2 to 2 माइक्रोमीटर इन थिकनेस। मतलब जितना छोटा, जितना लोअर वो एनिमल रहेगा उसका साइज यहाँ से कम होते जाएगा। हायर एनिमल्स में मैक्सिमम 33 माइक्रोमीटर वगैरह लेंथ पाई जाती है। सेम हियर 0.2 जो है वो लोअर में पाया जाता है, और जैसे जैसे हायर की तरफ जाएंगे तो उसकी थिकनेस जो है यहाँ पर बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट, शेप ऑफ द क्रोमोसोम। द शेप वेरी अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। यहाँ पे हम अब सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे सेल डिवीजन जो है उसको रिवाइज कर लेंगे। एक फेज होती है इंटरफेज, जिसको हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं। अब इसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्रोमैटिन फॉर्म में पाया जाता है, थिन एंड इलोंगेटेड। दिस इज रेस्टिंग फेज।
इस फेज में क्रोमेटिन मटेरियल जो है, अगर हम हमारे घर का धागा वगैरह निकालते हैं तो उसका अगर हम गुत्था करते हैं तो वो हमें कैसे दिखेगा, कुछ उस प्रकार का मटेरियल क्रोमेटिन फेज में प्रेजेंट रहता है। क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो इंटरफेज में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद जो है इंटरफेज के बाद क्रोमेटिन मटेरियल या फिर इंटरफेज के बाद जेनेटिक मटेरियल एंटर करता है प्रोफेज में। वहां से कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। कंडेंसेशन मतलब थिकनिंग शुरू हो जाएगी क्रोमोसोम की, बहुत ज्यादा कंडेंसेशन वहां पे स्टार्ट हो जाता है। और लेट प्रोफेज में मतलब जैसे जैसे प्रोफेज खत्म होगा वैसे वैसे वहां पे पूरी तरह से मटेरियल जो है वो कंडेंस हो जाता है। तो उसका जो शेप है कुछ इस प्रकार से तैयार होता है। इंटरफेस में क्रोमोसोमल मटेरियल कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट था। अब प्रोफेज के लेट प्रोफेज में कुछ इस प्रकार से क्रोमोसोमल मटेरियल तैयार हो गया है। बाद में प्रोफेज के बाद क्रोमोसोमल मटेरियल जो है वो मेटाफेज में एंट्री करता है। और जैसे ही मेटाफेज में एंट्री करता है तो उसके कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें दिखता है। कंप्लीटली यहाँ पर क्रोमोसोमल मटेरियल जो है वो कंप्लीट हो जाता है उसका कंडेंसेशन, और क्रोमोसोमल मटेरियल जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन में आ जाते हैं। माइक्रोस्कोप में अगर हम क्रोमोसोम को देखेंगे तो वो अगर मेटाफेज में है तो हम उसे ज्यादा क्लियरली देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आती है एनाफेज। तो एनाफेज में क्या होता है, ये क्रोमोसोमल मटेरियल यहाँ से डिवाइड हो जाते हैं और यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से डायग्राम मिलेगी। क्रोमोसोम मटेरियल या फिर क्रोमोसोम मूव टुवर्ड द पोलर रीजन। यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो पोलर रीजन की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। देन टीलोफेज। तो टीलोफेज में क्या होता है कि ये क्रोमोसोम मटेरियल जो है ये पूरी तरह से मूव हो जाते हैं, ये पूरी तरह से इसके पोलर रीजन के पास आ जाते हैं, पूरी तरह से वहां पर मूव हो जाते हैं, तो उसको हम टीलोफेज बोलते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे शॉर्ट में सेल डिवीजन के बारे में देखा है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। शेप वेरी अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। तो हमने देखा इंटरफेज में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, प्रोफेज में थोड़ा सा कंडेंस हो गया था, मेटाफेज में ज्यादा ही कंडेंस हो गया था, क्लियरली विजिबल हो रहा था। फिर एनाफेज में उसका सेंट्रोमियर जो है वो डिवाइड हो गया था और पोलर रीजन की तरफ मूव करना शुरू कर दिया था। और टीलोफेज में क्रोमेटिन मटेरियल का फॉर्मेशन वहां पे स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर हर बार हर स्टेज में शेप जो है वो क्रोमोसोम का चेंज हो रहा है। In interphase, chromosome are in the form of chromatin network, while in the metaphase they show maximum condensation and appear short and thick. ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इंटरफेस में क्रोमोसोम मटेरियल लॉन्ग रहेगा एंड थीन रहेगा, जबकि मेटाफेज में क्रोमोसोम जो है सबसे ज्यादा थिक एंड सबसे ज्यादा शॉर्ट दिखाई दे सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम, अभी तक हम पढ़ रहे थे साइज ऑफ द क्रोमोसोम एंड शेप ऑफ द क्रोमोसोम। अब बात करेंगे कि एक्चुअली क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। द मेटाफेजिक क्रोमोसोम, अब सबसे ज्यादा थिक अगर हमको क्रोमोसोम दिखता है, क्लियर अगर क्रोमोसोम दिखता है तो मेटाफेज में दिखता है, तो हम वही क्रोमोसोम की बात करेंगे। मेटाफेजिक क्रोमोसोम हैज टू इक्वल आइडेंटिकल हाफ्स कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड। अब इसका मतलब ये है कि अगर क्रोमोसोम मटेरियल आपको ये ऐसा दिखता है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों के दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है। ईच क्रोमेटिड इज इन टर्न मेड अप ऑफ सब क्रोमेटिड कॉल्ड क्रोमोनेमेटा। अब कहने का मतलब है कि दो सिस्टर क्रोमेटिड तो पहले से तैयार है, लेकिन इसके बावजूद उसके और छोटे छोटे पार्ट्स तैयार होते हैं जिसको हम क्रोमोनेमेटा बोलते हैं। अगर संख्या ज्यादा रही तो ज्यादा पार्ट्स में वो डिवाइड हो रहा है, तो अगर सिंगल रहा तो उसको हम क्रोमोनेमा बोलते हैं। सिंपली हम डायग्राम में देखेंगे कि ये एक पोर्शन है, ये एक पोर्शन एंड दिस इज अनदर पोर्शन।
तो ऐसे 3 पार्ट यहाँ पर तैयार हुए, तो हर पार्ट को हम क्रोमोनेमा बोलते हैं और सबको मिलाकर हम यहाँ पे क्रोमोनेमाटा बोलेंगे। The chromatid lie side by side and are held together at one point, that is centromere. ये जो दो आर्म्स है, ये दोनों के दोनों आर्म्स को पकड़ के किसने रखा है, एक पॉइंट में पकड़ के रखा है, और वो है सेंट्रोमियर। दिस इज सेंट्रोमियर। अगर हम डायग्राम में देखेंगे तो सेंट्रोमियर ये पोर्शन को हमने बताया है, जिसको हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी बोल सकते हैं। तो सेंट्रोमियर का काम क्या है कि दोनों आर्म्स, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को वो एक पॉइंट में पकड़ के रखता है, तो हम उस पॉइंट को यहाँ पर सेंट्रोमियर बोल सकते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कंसिस्ट ऑफ अ डिस्क शेप प्लेट कॉल्ड काइनेटोकोर। अब प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन की बात करेंगे हम। यहाँ पर डिस्क शेप प्लेट से यहाँ पे काइनेटोकोर का फॉर्मेशन होगा। इट इज एट काइनेटोकोर। फिर ये काइनेटोकोर के पास क्या होगा, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के पास क्या प्रोसेस होगी, तो स्पिंडल फाइबर गेट अटैच ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब कभी सेल डिवीजन होगा तो ये काइनेटोकोर के जो डिस्क प्लेट्स है, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर देख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि इस तरह से मेटाफेज चल रही थी। थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे देखा था सेल डिवीजन में। तो यहाँ पर सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जहाँ पर है, वहीं पर ये स्पिंडल फाइबर आकर अटैच होते हैं। तो इसको अटैच होने के लिए प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन में ये जो दिखा रहे हैं सेंट्रोमियर, जो हमने दिखाया है, ये डिस्क प्लेट शेप काइनेटोकोर से बना होता है, जो मदद करता है स्पिंडल फाइबर को अटैच होने में सेंट्रोमियर। Besides primary constriction, some few chromosomes possess additional 1 or 2 constriction are called secondary constriction. प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अलावा यहाँ पर और भी कंस्ट्रिक्शन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है, यहाँ पर भी सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है। इस तरह से थोड़े ज़्यादा नंबर में भी सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट हो सकते हैं। एट सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन न्यूक्लियोलस बिकम ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग इंटरफेस। जब सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, जब क्रोमोसोम इंटरफेज में होता है, रेस्टिंग फेज में होता है, तो ये पोर्शन जो है वो न्यूक्लियोलस तैयार करता है। अ सैटेलाइट बॉडी इज अटैच्ड एट सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन इन वेरी फ्यू क्रोमोसोम। बहुत कम क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनमें सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के पास एक सर्कुलर स्ट्रक्चर तैयार होता है, जिसको हम सैटेलाइट बॉडी बोलते हैं या फिर सेट बॉडी भी बोल सकते हैं। ईच क्रोमैटिड इन टर्न कंटेन अ लॉन्ग अनब्रांच्ड स्लेंडर हाईली coiled DNA thread called chromonema extending through the length of chromatids। अब यहाँ पर हम ये जो क्रोमोनेमाटा की बात कर रहे हैं, ये अगर सिंगल रहा तो मतलब इतने पोर्शन को हम क्रोमोनेमा बोलेंगे। ये अनब्रांच रहता है, कहीं पर भी ब्रांच नहीं होगा। दूसरी बात कि स्लेंडर है और लॉन्ग है, और सबसे मेन बात कि यहाँ पर क्रोमोसोमल मटेरियल मतलब हमारा डीएनए इतना ज़्यादा हाईली कॉइल्ड है कि पूरी तरह से वो यहाँ पे कॉम्प्रेक्स्ड हो गया है, कंडेंस हो गया है वहाँ पर। क्रोमैटिड कंसिस्ट ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। क्रोमैटिड मटेरियल जो है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल से बना हुआ है, which extend from one end of chromosome to the end। वन एंड क्रोमोसोम के तो अदर क्रोमोसोम के एंड की तरफ वो आसानी से मूव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्रोमोसोम में कुछ स्वेलिक लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, जिसको हम यहाँ पे क्रोमोमियर बोलेंगे। एंड लास्ट वन टिप ऑफ द क्रोमोसोम इज नोन एज टेलोमियर, विच प्रिवेंट the sticking of the chromosome to the nucleolar envelope। Suppose this is nucleus and this is nucleolus। यहाँ पर आपका जेनेटिक मटेरियल है,
अगर कहीं से भी आपका क्रोमोसोम मटेरियल ऐसा न्यूक्लियोलस को अटैच होने के लिए आया या फिर उसके पास आया, तो ये टीलोमियर का काम है कि वो क्रोमोसोम को न्यूक्लियर एनवेलप से स्टिक नहीं होने देता है। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर एनवेलप जो है उससे क्रोमोसोम को दूर रखने का काम यहाँ पर टीलोमियर करता है। और जनरली क्रोमोसोमल मटेरियल जो है वो न्यूक्लियोलस में ही रहता है, बट न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप के एक साइड में रहता है, तो यहाँ पर क्रोमोसोमल मटेरियल कभी भी न्यूक्लियर एनवेलप के पास जा सकता है, तो वहाँ पे स्टिक ना हो, क्रोमोसोम न्यूक्लियर एनवेलप को स्टिक ना हो, उसके लिए मेन फंक्शन प्ले करता है टीलोमियर। यहाँ पर हम पूरी तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम पढ़ चुके हैं। हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम फिनिश हो चुका है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग क्रोमोसोम के हम यहाँ पर टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट है मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड एट मिडल ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के मिडल में सेंट्रोमियर प्रेजेंट रहेगा, जिसकी वजह से क्रोमोसोम के 2 इक्वल पार्ट्स होंगे, विच इज अपीयर्ड एज वी शेप, जिसकी वजह से वो वी शेप में हमें दिख सकता है। दिस क्रोमोसोम अपीयर इन एनाफेज ड्यूरिंग द एनाफेज। Submetacentric, centromere lie just above the middle, which is appear as L shape during the anaphase. That is called as submetacentric. इसमें क्या होता है, सेंटर से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर सेंट्रोमियर प्रेजेंट रहता है, जिसको हम सबमेटासेंट्रिक बोलेंगे, जो कि हमको एल शेप जैसा दिखेगा। नेक्स्ट थर्ड एक्रोसेंट्रिक। यहाँ पे सेंट्रोमियर जो है वो वन ऑफ एंड की तरफ रहेगा। सेंट्रोमियर लाई जस्ट नियरर टू द एंड, किसी भी एक एंड की तरफ, मतलब तरफ के पास, एंड के पास प्रेजेंट है, तो इसको हम एक्रोसेंट्रिक बोलेंगे। इट अपीयर लाइक जे शेप ड्यूरिंग एनाफेज। लास्ट वन टीलोसेंट्रिक। Here centromere lie at the tip of the chromosome. It is also known as rod-shaped chromosome during the anaphase.